आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे एक श्रोता ने कृष्णमूर्ति, भौतिक विज्ञानी डेविड बोहेम और पी जयकर नारायण के बीच हुए एक काफी दिलचस्प संवाद के कुछ अंश साझा किए हैं। इसका शीर्षक है ब्रह्मांड ध्यान की अवस्था में है, समय और मस्तिष्क। काफी गहरा विषय है। हाँ, बिल्कुल। इस संवाद में ये तीनों विचारक कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों में उतरते हैं, जैसे कि व्यवस्था या ऑर्डर का असली मतलब क्या है, हमारा मन वो अतीत के अनुभवों और विचारों से कैसे बंधा हुआ है, उसकी कंडीशनिंग। हाँ, कंडीशनिंग। और क्या इस कंडीशनिंग से, इस अतीत के बोझ से पूरी तरह मुक्त होना संभव भी है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर हाँ, तो फिर ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है? तो आज हम कोशिश करेंगे इस जटिल लेकिन आकर्षक बातचीत की परतों को थोड़ा खोलने की और ये समझने की कि मन, समय, चेतना और हमारे खुद के बदलाव की संभावना के बारे में इसमें क्या खास नुक्ते सामने आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बातचीत की शुरुआत होती है कृष्णमूर्ति के एक बहुत ही मौलिक सवाल से। वे पूछते हैं, क्या हमारा मन या मस्तिष्क कहें उन तमाम धारणाओं, विश्वासों, अनुभवों से पूरी तरह आजाद हो सकता है जो विचार ने उसमें भर दिए हैं? क्या कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद है जिसे इंसान ने या इंसानी सोच ने ना बनाया हो? वो एक तरह की कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फिर वो अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं पर चर्चा करने लगते हैं। एक तो है, जैसे आपने कहा, कुदरत की व्यवस्था। सूरज का उगना, मौसम का बदलना, ग्रहों की चाल, ये सब एक व्यवस्था है जिसे हमने नहीं बनाया। बिल्कुल। फिर एक गणितीय व्यवस्था का जिक्र आता है, जिसे कुछ लोग मानते हैं कि वो विचारों और पैटर्न्स के आपसी रिश्तों पर आधारित है। मतलब सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उन पर ही काम करने वाली व्यवस्था। जैसे पैटर्न के भीतर पैटर्न देखना। अच्छा, यानी एक व्यवस्था जो चीजों की नहीं बल्कि संबंधों की है, रिश्तों की। हाँ, कुछ वैसा ही है। और फिर बोहम एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं इसमें। हाँ। वो कहते हैं कि जिसे हम आमतौर पर अव्यवस्था या डिसऑर्डर समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए शरीर में कैंसर का फैलना, उसमें भी अपनी एक तरह की व्यवस्था होती है, एक पैटर्न। कैंसर कोशिकाएं भी एक खास नियम से ही बढ़ती हैं, उनका अपना एक ऑर्डर है। अच्छा। बस फर्क ये है कि वो व्यवस्था शरीर के स्वस्थ रहने की जो व्यवस्था है उसके साथ मेल नहीं खाती, उसके खिलाफ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम अव्यवस्था कह रहे हैं वो भी किसी न किसी लेवल पर एक व्यवस्था ही है, बस हमारे देखने के नजरिए पर, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। कैंसर अपने आप में व्यवस्थित है, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो वो अव्यवस्था है। तो व्यवस्था और अव्यवस्था ये मतलब रिलेटिव हो गई, सापेक्षिक। सही कहा। हम किसी चीज को अव्यवस्थित अक्सर तभी कहते हैं जब वो हमारी उम्मीदों या हमारे बनाए हुए ढांचे में फिट नहीं बैठती। वो बस एक लेबल है जो हम लगा देते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था के इस सवाल के बाद बातचीत मुड़ती है मन या मस्तिष्क की हालत पर। संवाद में जिक्र है कि हमारा मन विरोधाभासों से भरा है, उसे चोटें लगी हैं, वो डरा हुआ है और लगातार सुरक्षा खोजता रहता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतनी तकलीफ, इतने संघर्ष और दुख झेलने के बावजूद हमारा मन पुराने ढर्रों से, परंपराओं से, मान्यताओं से, अतीत की बातों से क्यों चिपका रहता है। हाँ, ये एक पहेली जैसा है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये दोहराव, ये बार बार अतीत में ही जीते रहना मस्तिष्क को धीरे धीरे सुस्त और बिल्कुल एक मशीन जैसा बना देता है। हाँ, और हम यहाँ फिर से वो कैंसर वाली उपमा लाते हैं। वो कहते हैं कि मस्तिष्क की ये जो कंडीशनिंग है, ये जो अव्यवस्था है, जिसमें डर, गुस्सा, नफरत, लालच, ये सब शामिल हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं और शिक्षा के जरिए हम में जमा होती जाती है, फैलती जाती है। हाँ, बिल्कुल कैंसर की तरह जो फैलता जाता है। फिर सवाल उठता है कि आखिर मस्तिष्क इसे स्वीकार क्यों करता है, इसे छोड़ क्यों नहीं देता? और क्या संवाद में इसका कोई जवाब मिलता है? ये इतना अतार्किक क्यों लगता है कि हम उसी चीज से चिपके रहें जो हमें दुख दे रही है? देखिए, कृष्णमूर्ति और बोहम की संभावनाओं पर विचार करते हैं। एक कारण हो सकता है अज्ञात का डर। अज्ञात का डर? हाँ, कि अगर मैंने अतीत की अपनी पहचान, अपनी मान्यताएं सब छोड़ दिया तो मैं क्या रह जाऊंगा? कुछ नहीं, ये अनजानापन डराता है। अच्छा। दूसरा, शायद अतीत हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है, क्योंकि वो जाना पहचाना है, उसमें कंफर्ट है। परिचित में सुरक्षा। और तीसरा, शायद हम खुद को धोखा देते हैं।
हम अपनी कंडीशनिंग की गहराई को, उसकी असली अव्यवस्था को साफ साफ देख ही नहीं पाते, ये शायद देखना ही नहीं चाहते। और यही एक बहुत केंद्रीय बात उभर कर आती है। हमारा जो अस्तित्व का बोध है, हमारा ये जो मैं का एहसास है, हाँ। वो काफी हद तक हमारी यादों, हमारे अनुभवों, यानी हमारे अतीत पर ही तो टिका है। जी। कृष्णमूर्ति कहते भी हैं, मेरा पूरा अस्तित्व समय पर आधारित है, समय अतीत है और मस्तिष्क उसी में शरण लेता है। मतलब अगर कोई मेरी सारी यादें मिटा दे तो मैं खत्म? शायद। तो अतीत को पूरी तरह छोड़ देने का मतलब है एक तरह की शून्यता, नथिंगनेस का सामना करना, और ये ख्याल ही अपने आप में बहुत डरावना हो सकता है। ये तो बहुत गहरा डर है, अपनी पूरी पहचान खो देने का डर। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कंडीशनिंग है, ये मानसिक अव्यवस्था, ये पैटर्न आखिर टूट कैसे सकता है? कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? यहीं पर कृष्णमूर्ति अंतर्दृष्टि या इनसाइट का जिक्र करते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। वे पूछते हैं कि क्या इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें गुस्सा, हिंसा, नफरत जैसी तीव्र भावनाएं शामिल हैं, जो हमारे मस्तिष्क को सचमुच में नुकसान पहुंचाती हैं, क्या इसे गहराई से समझ लेने मात्र से, सिर्फ समझ लेने से, हाँ, एक सच्ची अंतर्दृष्टि से मस्तिष्क के उन घायल कोशिकाओं में कोई बुनियादी बदलाव आ सकता है? क्या वो ठीक हो सकती है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और डेविड बोम, जो एक वैज्ञानिक भी हैं, वो इस विचार से सहमत दिखते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही सच्ची अंतर्दृष्टि आती है, वो जो आहा मोमेंट होता है, उपचार की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सकती है। तुरंत? हाँ, उसी क्षण। हो सकता है मस्तिष्क में फिजिकल लेवल पर बदलाव आने में, जैसे गलत न्यूरल कनेक्शन को ठीक होने या हटने में थोड़ा समय लगे, लेकिन सही दिशा में जो हरकत है वो उसी क्षण शुरू हो जाती है, जब वो गहरी समझ पैदा होती है। क्या ये वाकई मुमकिन है कि सिर्फ एक मानसिक समझ, एक इनसाइट से मस्तिष्क की फिजिकल संरचना पर असर पड़े? वो हम इसे संभव मानते हैं। वो इसकी तुलना करते हैं कि जैसे कभी-कभी, बहुत रेयरली, कैंसर अचानक बढ़ना रुक जाता है और फिर खत्म होने लगता है। अच्छा। उनका मानना है कि अंतर्दृष्टि इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो कंडीशनिंग के उस गहरे पैटर्न को तोड़ दे। यही अंतर्दृष्टि अतीत के बोझ से मुक्त होने की असली चाबी है। ये कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक छलांग है, एक लीप। इस बातचीत में सुख, प्लेजर की भूमिका पर भी बात हुई है। नारायण पूछते हैं कि हम में सुख पाने की जो ये जबरदस्त इच्छा होती है, उसका क्या करें? उससे कैसे निपटें? हाँ, और कृष्णमूर्ति इस पर बड़ी स्पष्टता लाते हैं। वे कहते हैं कि सुख हमेशा अतीत से जुड़ा होता है। अतीत से? कैसे? आप किसी गुजरे हुए अनुभव को याद करते हैं, वो कितना अच्छा था, और फिर उसे दोबारा पाने की इच्छा रखते हैं। यही तो सुख की तलाश है। यादें और इच्छाएं। हाँ, और ये यादें, ये इच्छाएं हमें उस शून्यता का सामना करने से रोकती हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। सुख हमें अतीत में बांधे रखता है। वे सुख को करुणा, कंपैशन के विपरीत रखते हैं। अच्छा। करुणा तब पैदा होती है जब मन अतीत के बोझ से मुक्त होता है, जब वो उस शून्यता या खालीपन की अवस्था में होता है। इस करुणा में अपार ऊर्जा और शक्ति होती है, जबकि सुख, वो तो क्षणिक होता है और अक्सर अपने पीछे निराशा या दुख छोड़ जाता है। और संवाद में ये भी कहा गया है कि सुख के पीछे लगातार भागना भी शायद उसी क्षतिग्रस्त या कंडीशन्ड मस्तिष्क का लक्षण है। हाँ, क्योंकि जब वो सुख नहीं मिलता या खत्म हो जाता है, तो अक्सर गुस्सा, डर, निराशा, यही सब पैदा होता है। तो क्या सुख की तलाश भी एक तरह की कंडीशनिंग है, अतीत से बंधे रहने का एक और तरीका? उनके विश्लेषण के अनुसार हाँ, ये अतीत के अनुभवों को दोहराने की इच्छा है, जो हमें वर्तमान की वास्तविकता और उस शून्यता का सामना करने से रोकती है, जिससे शायद सच्ची मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो अगर अतीत चला जाता है, यादों और अनुभवों का वो बंडल जिसे हम मैं कहते हैं, वो घुल जाता है, तो फिर बचता क्या है? क्या अवस्था होती है वो? यहीं से शायद ध्यान की असली अवधारणा सामने आती है। बिल्कुल, कृष्णमूर्ति यहाँ बहुत स्पष्ट करते हैं कि ध्यान का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं, यानी किसी चीज पर विचार करना, मनन करना या कॉन्सेंट्रेट करना। अच्छा। शब्दकोश में ध्यान का अर्थ तौलना या विचार करना हो सकता है, लेकिन कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग अवस्था की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सच्चा ध्यान वो शून्यता है, वो मनोवैज्ञानिक अवस्था है, जहां विचार की कोई गति नहीं है। विचार की कोई गति नहीं, इसका क्या मतलब है? थोड़ा और समझाएंगे। उनके अनुसार विचार ही समय है।
विचार हमेशा अतीत के अनुभवों और ज्ञान पर आधारित होता है ना? या फिर वो भविष्य की कल्पना करता है? हाँ, सही है। ये जो मन में लगातार विचारों का चलना है, यही मनोवैज्ञानिक समय है। तो जब विचार की गति रुक जाती है, जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है, बिना अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता के, तब मनोवैज्ञानिक समय भी गायब हो जाता है। वही अवस्था ध्यान है, पूरी तरह से खाली, स्थिर, जागरूक मन। और संवाद के अंत में वे एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या ब्रह्मांड स्वयं ध्यान की अवस्था में है? हाँ, कृष्णमूर्ति कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और डेविड बोहम, एक वैज्ञानिक के नाते, इस विचार से एक तरह से सहमत होते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो वो मौलिक रूप से अपने अतीत से नियंत्रित नहीं होता। हाँ, उसमें नियम हैं, पैटर्न है, लेकिन वो लगातार रचनात्मक है, क्रिएटिव है। वो विकसित हो रहा है, नई चीजें बना रहा है। वो सिर्फ अतीत को दोहरा नहीं रहे। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मन, हमारा मस्तिष्क भी मनोवैज्ञानिक समय के इस जाल से, अतीत की इस पकड़ से खुद को पूरी तरह मुक्त कर ले, तो वो भी ब्रह्मांड की तरह हो सकता है, रचनात्मक, वर्तमान में जीने वाला, समय के बंधन से परे? यही अंतिम विचार उभरता उस संवाद से। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही ध्यान है, एक ऐसी अवस्था जिसमें अतीत का कोई अंश, कोई परछाई बाकी नहीं रहती। यह मन का समय से मुक्त होना है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड हर क्षण नया है, वो अपने अतीत का कैदी नहीं है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वे किस समय की बात कर रहे हैं। वे घड़ी वाले भौतिक समय, क्रोनोलॉजिकल टाइम को नकार नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ। हमें अपॉइंटमेंट के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए घड़ी के समय की जरूरत तो है ही। बात हो रही है मनोवैज्ञानिक समय की, साइकोलॉजिकल टाइम। यानी अतीत की यादों, चोटों, पहचानों का बोझ। हाँ, और भविष्य की उम्मीदों, डर और सुरक्षा की तलाश। इसी मनोवैज्ञानिक समय से मुक्ति की बात हो रही है। तो हमने संवाद के जरिए एक लंबी यात्रा तय की, व्यवस्था के सवाल से शुरू करके मन की कंडीशनिंग को समझा, फिर अंतर्दृष्टि के जरिए उस कंडीशनिंग से मुक्ति और मस्तिष्क के उपचार की संभावना को देखा। हाँ, और अतीत और स्व के भाव से आजादी के लिए शून्यता का सामना करने की जरूरत को पहचाना। और आखिर में ध्यान के एक ऐसी अवस्था तक पहुंचे जो समय से परे है, शायद वैसी ही जैसी ब्रह्मांड की अपनी प्रकृति है। बिल्कुल। और ये संवाद हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है, नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक समय के इस जाल में हमारा फंसा होना ही इंसान के सारे दुखों, संघर्षों और अव्यवस्था की जड़ हो? अगर ब्रह्मांड अतीत से नियंत्रित नहीं है और हमारा मस्तिष्क, जो उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो भी शायद अपनी मूल प्रकृति में समय में बंधा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे विचार ने, हमारी कंडीशनिंग ने उसे समय के इस जाल में उलझा दिया है। हाँ, तो क्या इस उलझन को सुलझाना संभव है? और अगर ये संभव है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब क्या होगा? क्या हम घड़ी के समय का इस्तेमाल करते हुए, अपने काम करते हुए, अपॉइंटमेंट निभाते हुए भी अतीत के मनोवैज्ञानिक बोझ और भविष्य की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की लगातार चिंता किए बिना जी सकते हैं? हर पल को उसकी नवीनता में देखना, बिना अतीत के फिल्टर के। हाँ, ये वाकई गहराई से सोचने और शायद खुद अनुभव करने लायक बात है।